यह दूसरा वीडियो है डिज़ाइन ऑफ सिंगल आइडियल रिएक्टर का। जिस तरह से हम लोगों ने पहले सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने बैच रिएक्टर के लिए हम डाटा निकाले थे, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी निकाले थे। ऑर्डर क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जाने थे। उसी तरह हम जब आइडियल रिएक्टर का डिज़ाइन करेंगे उसमें भी कुछ यहाँ पे भी परफॉर्मेंस इक्वेशन, जैसे वहाँ पे हम रेट इक्वेशन या परफॉर्मेंस इक्वेशन या डिज़ाइन इक्वेशन निकालते थे, यहाँ भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम केवल 3 रिएक्टर्स के लिए निकालेंगे। पहला बैच रिएक्टर है, दूसरा प्लग फ्लो रिएक्टर है और तीसरा मिक्स फ्लो रिएक्टर है। जो बैच रिएक्टर है, तो पहले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो रिएक्टर्स के थे, टाइप कितने थे, उसका ब्रीफली हम उसके बारे में जाने थे, क्या क्या होता है मेनली उसमें। तो यहाँ भी हमने तीनों बना दिया। ये है हमारा बैच रिएक्टर, एक कॉन्टिन्यूस टैग रिएक्टर है, CSTR या मिक्स फ्लो रिएक्टर या बैक मिक्स रिएक्टर। ये प्लग फ्लो रिएक्टर है, सिंपल एक पाइप। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली जब हमारा ये स्टीरर लगा है आइडियल कंडीशन में है तो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। जहाँ पे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा किसी का भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, सेम यहाँ भी होगा, हर जगह सेम होगा एवरी टाइम। और यहाँ भी सेम यही होता है, जो कंसंट्रेशन होगा ओवरऑल वो पूरा सेम होगा पूरे रिएक्टर में। एक कंटिन्यूस है, यहाँ से फीड जाएगा, यहाँ से आउट होगा फीड, और यहाँ से प्रोडक्ट आउट होगा। और यहाँ पे सिर्फ फीड डालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आउट होगा। ये प्लग फ्लो रिएक्टर है। इसमें जनरली क्या होता है, ये इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। इससे 2 तरीके का मिक्सिंग होता है, एक एक्सियल, एक रेडियल। रेडियल का मीन जैसे कोई भी है पाइप है, उसमें इस तरह से घूमेगा, हाँ, उसके परिधि पर, सरकमफ्रेंस पे जब मॉलिक्यूल्स घूमेंगे तो उसको हम बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। जैसे हम कोई स्टीरर ले लेते हैं इस तरह से और इसको घुमाते हैं, तो अगर ये वाला इसके साथ जो घूमेगा उसको हम बोलेंगे कि ये रेडियल डायरेक्शन में घूम रहा है। एक्सियल में मीन्स ये आगे की तरफ ढकेलेगा, रेडियल में केवल यहीं पे घूमेगा, एक्सियल में आगे की तरफ भी बढ़ेगा, तो उसको एक्सियल डायरेक्शन में। तो एक्सियल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ का कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कोई मॉलिक्यूल रहता है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कभी इसको पार करके नहीं जाएगा, है ना। यहाँ से कोई ये पीछे नहीं आएगा, यहाँ किसी तरह आगे नहीं जाएगा। एक्सियल डायरेक्शन में कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि आइडियल कंडीशन में जो होगा पूरा होगा, नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं। इस तरह से होगा नहीं, केवल एक्सियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, वो भी पूरा कंप्लीट मिक्सिंग होगी उस तरह से, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसी में होता है, हमने बात किया था। इसमें भी कन्वर्जन हाई होता है, बट टाइम ज़्यादा देंगे तब हाई होगा। यहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा के लिए हमको वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जिससे हमारा कॉस्ट कंसिडरेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम जो डिज़ाइन करेंगे, इन तीनों के हम डिज़ाइन या परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालेंगे। जैसे बैच रिएक्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों के लिए भी निकालेंगे, केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे डिज़ाइन इक्वेशन तीनों के लिए, और कांस्टेंट डेंसिटी के साथ भी निकालेंगे और वेरिएबल डेंसिटी या चेंजिंग डेंसिटी के साथ भी निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली का तो मतलब समझ में आ गया, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग। और स्टडी स्टेट का बात आता है तो यहाँ पे जो जैसे होता है बैच रिएक्टर, ये अनस्टडी कंडीशन में होता है, अनस्टडी स्टेट में होता है। क्योंकि जैसे 1 मिनट में हमारा जो कन्वर्जन हो गया 10%, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा 10% बनेगा। 20% कन्वर्जन हुआ तो प्रोडक्ट हमारा 20% बनेगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल देके समझाया था, कई सारे पॉइंट लिए थे इसमें, 1 2 3 4 8 तक पॉइंट लिए थे कि पॉइंट 1 पे जो कन्वर्जन होगा किसी टाइम, या 5 सेकंड या 5 मिनट या 5 आवर में, जितना भी टाइम है, मान लीजिए हम 10 मिनट में ले लिए कि 10 मिनट में इसका टोटल का कंपोजिशन जो रहेगा सेम रहेगा। 11 मिनट हुआ 1 मिनट बाद, तो वहाँ पे कंपोजिशन चेंज होगा धीरे धीरे, और जो चेंज होगा वहाँ पे पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम चेंज होगा। और यहाँ पे जो है हमारा जो जैसे जैसे आता है वैसे वैसे निकलते जाता है, तो जितना भी कन्वर्जन होगा इधर वो सब सेम रहेगा। 5 मिनट में देखेंगे तब भी उतना ही कन्वर्जन होगा जितना मैक्सिमम होके निकलेगा, शुरुआत में लास्ट में हर समय वही रहेगा। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जब भी देखते हैं सेम यहाँ पे भी है। जैसे इस पॉइंट पे जैसे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने, या कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, तो अगर हमने रिएक्शन शुरू करा दिए, यहाँ से हमने रिएक्टेंट डाले, यहाँ से प्रोडक्ट निकाले, तो अब यहाँ रिएक्टेंट जब हम डाले हैं
तो यहाँ पे जो कंपोजिशन आएगा, मान लीजिए 1 मिनट बाद देखें हमारा यहाँ पे क्या है, कितना कंपोजिशन है, तो जो कंपोजिशन आएगा 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद जब भी देखेंगे तो यहाँ पे कंपोजिशन हमारा सेम रहेगा जो कि हमारा शुरुआत में था। तो यहाँ पे कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, तो ये स्टडी स्टेट है। सेम इसी तरह इसमें भी होता है, यहाँ पे जो कंपोजिशन रहेगा पहले मिनट में वही, दूसरे मिनट में वही, तीसरे मिनट में, हर मिनट में वही रहेगा सेम आगे चलते चलते। तो सबसे पहले जो हम डिज़ाइन करने का पहले बेसिक स्टेप आता है वो आता है हमारा मटेरियल और एनर्जी बैलेंस करना। हम इसमें मटेरियल बैलेंस भी कर सकते हैं, एनर्जी बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये हम सिंपल सा एक रिएक्टर का बॉक्स बनाए हैं, ब्लॉक डायग्राम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारा फीड इनलेट होता है, 4 चीज़ें मेनली होती है। एक तो फीड इनलेट होता है रिएक्टर में, और दूसरा यहाँ पे हमारा कुछ रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हुआ वो इधर से फीड आउटलेट हो जाएगा, निकल जाएगा। और कुछ हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है रिएक्टर में, वो नहीं निकलता है या अगले बारी में निकलता है, इस तरह से करके एक्यूमुलेट हो जाता है। 4 चीज़ें हमारी आती हैं। तो इस रिएक्टर में क्या क्या आती हैं, अगले रिएक्टर में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, उसको देखते हैं। हमने इसको थोड़ा और ब्रीफ में लिखा है। जो पहला पॉइंट था हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए इनटू एलिमेंट ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम, जो हमारा रिएक्टर में चाह रहा था किसी भी एलिमेंट ए पर हम देखेंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पे ये था, मैं एक फिगर बना के समझाता हूँ। ये रिएक्टर का बॉक्स है। हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है। तो हम ये नहीं मानेंगे कि होल रिएक्टर का हमको नहीं मटेरियल बैलेंस करना है, या एनर्जी बैलेंस होल मटेरियल का नहीं करना, होल वॉल्यूम का। हमको केवल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके चलना है कि इस पॉइंट पे हमारा डिस्पेरेंस कितना हो रहा है, या रिएक्शन कितना हो रहा है, या इस पॉइंट पे फीड हमारा कितना आया, या इस पॉइंट पे एक्यूमुलेशन कितना आया, या इस पॉइंट से फीड आउटलेट कितना हुआ। हम इस पॉइंट को देख के केवल करेंगे शुरुआत में। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए इंटू एलिमेंट ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट ए है उसका कितना इनलेट है, इनलेट का रेट कितना है ना, इंटू एलिमेंट ऑफ रिएक्टर, जो हमने पॉइंट लिया था उसको एलिमेंट मैंने बोला, उस पर कितना हमारा इनलेट आ रहा है। अब हमारा ए का लॉस कितना हो रहा है केमिकल रिएक्शन के कारण। केमिकल रिएक्शन मीन्स डिसअपेरेंस में कितना लॉस हो रहा है, ए हमारा कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ये। और तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए इनटू एलिमेंट ऑफ रिएक्टर टू वॉल्यूम। यहाँ पे बोल रहा है कि ए आउट कितना हुआ, जो आउटलेट हमारा निकल रहा था वो कितना हुआ। और चौथा हमारा एक्यूमुलेशन का, 4 पॉइंट मैंने बताया था। अगर हम मटेरियल बैलेंस के टर्म में देखें तो हम इनपुट इक्वल टू आउटपुट इक्वल प्लस डिस्पेरेंस प्लस एक्यूमुलेशन। अगर इनपुट जो हम कर रहे हैं वो 3 चीज़ों में जाके खर्च हो रहा है, या तो आउटपुट निकलेगा और उसमें कुछ रिएक्शन में कन्वर्ट होगा जिसको डिसअपेरेंस बोलेंगे रिएक्टेंट का, और तीसरा हमारा टर्म है एक्यूमुलेशन, जो एक्यूमुलेट हो जाएगा। हीट की बात करें तो सेम यही आता है, इनपुट हीट हम जो देंगे तो वो हीट 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ हमारा रिएक्शन में लगेगा जिसको डिसअपियर हीट बोलेंगे इन द रिएक्शन, और कुछ आउटपुट हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके साथ निकल जाएगा, और कुछ हमारा जो एक्यूमुलेटेड मटेरियल रहेगा उसमें कंज्यूम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 2 केस बनता है। फर्स्ट केस बनता है कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म विद इन द रिएक्टर। तो यहाँ पे जब 2 केस बनता है तो हम करते क्या हैं, जब कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द रिएक्टर, जैसे हमारा 2 पे पहले और दूसरे में था, पहला और दूसरे में जो हमारा कंपोजिशन यूनिफॉर्म था, तो यहाँ पे हम जब मटेरियल बैलेंस लेंगे तो होल ले लेंगे, पूरा वॉल्यूम का एक ही साथ ले लेंगे। लेकिन इसकी बात जब आती है, हर जगह कन्वर्जन अलग अलग है, ठीक है, हर जगह यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड अपनाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमम में जब हम एरिया निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ हम खींच देते हैं। मान लीजिए ऐसे ग्राफ जाता है, ए एक्स है, ये y है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, ये 2 एरिया। इसका पूरा एरिया अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया इक्वल टू x1 से x2 तक हम इस फंक्शन y को y dx कर देते हैं, या इसको x1 से x2 y को fx dx कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम एरिया इस तरह से निकालते हैं। तो
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा जैसा प्लग फ्लो रिएक्टर, उसके लिए इस तरह से करेंगे। बाकी पहले और दूसरे केस के लिए जो बैच रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर उसके लिए ये करेंगे। अब हम बैच रिएक्टर और फ्लो रिएक्टर दोनों के लिए, जैसा फ्लो रिएक्टर में हमारा दोनों आता है जो कंटिन्यूस चलते हैं, प्लग फ्लो और CSTR दोनों आते हैं। बैच रिएक्टर में केवल एक आता है। जब मटेरियल बैलेंस करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आता क्या है, जैसे हमारा बैच रिएक्टर है तो हम एक बार डाल देंगे, फिर इनपुट हमारा बंद हो जाएगा और आउटपुट भी बंद हो जाएगा। हमारा केवल डिसअपेरेंस होगा और एक्यूमुलेशन होगा। तो जो डिसअपेरेंस होगा इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस डिसअपेरेंस इक्वल टू एक्यूमुलेशन। और दूसरा जो प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए आता है वहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन 0 होता है। एक्यूमुलेशन होता है, जितना हम डालते हैं उतना निकालते रहते हैं। तो इनपुट हमारा होता रहता है, आउटपुट होता रहता है और रिएक्शन होती रहती है, बाकी एक्यूमुलेशन 0 हो जाता है। तो हमारा इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस डिसअपेरेंस। और तीसरा जो एक छोटा सा टॉपिक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे बैच रिएक्टर और फ्लो रिएक्टर का। बैच रिएक्टर का हम दो तरीके से, कांस्टेंट वॉल्यूम का है और कांस्टेंट प्रेशर का है। कांस्टेंट प्रेशर में हमारा वॉल्यूम वेरी करेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर वेरी करेगा। तो इसमें हम कुछ टर्म है, यहाँ पे कुछ नोटेशन दिए गए, जैसे P0 ये हमारा टोटल प्रेशर रहेगा इस सिस्टम का जो इंटर करेगा। 0 का मतलब 0 या नॉट जो भी बोलते हो, इसमें इंटरिंग का वो दिया रहता है। ये V0 वॉल्यूमेट्रिक फीड रेट है। यहाँ से जो हमारा जाएगा, फीड रेट का मतलब क्या है, रेट जहाँ पे आएगा वहाँ पे अपन में टाइम आएगा। वॉल्यूमेट्रिक मीन्स लीटर पर मिनट या लीटर पर आवर, कितना हम फीड कर रहे हैं इधर रिएक्टेंट को। PA0, PA से हमारा पार्शियल प्रेशर होगा, P से A है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, नॉट है तो इनिशियल हमारा जो इंटर कर रहा है उसका दिया है। Na0, Na मीन्स मोल्स ऑफ A, 0 मीन्स इनिशियल कंडीशन में जो हमारा फीड करेंगे। Ca0 से मोलर कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, कि एक मोल में 1 लीटर में कितने मोल्स हैं A के एट इनिशियल जो हम फीड करें। XA0 हमारा, XA मीन्स फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A और A0 मीन्स इनिशियल टाइम पे। तो हम जब इसमें डालते हैं, जब टाइम 0 रहता है तो हमारा कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ होता है, इसलिए हमारा XA0 का वैल्यू 0 होता है। जब टाइम T हो जाता है हमारा तो वहाँ पे P0 का हमारा P हो जाएगा इनिशियल का टाइम T पे प्रेशर, V वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V हो जाएगा, जहाँ पे ये इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा PA0 पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ये जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है सेम रहेगा, क्योंकि एक बार हमने जब फीड कर दिया फिर हम क्लोज कर देते हैं उसको, कोई वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो PA है पार्शियल प्रेशर एट टाइम T है, Na है मोल्स ऑफ A एट टाइम T, और Ca है, Ca0 के जगह पे Ca आ जाता है टाइम T के बाद मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। XA का जगह पे XA0 के जगह पे XA आ जाता है, जिसका कुछ 0 वैल्यू नहीं होता, जितना कन्वर्जन होगा उसी हिसाब से A आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल वॉल्यूम हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम था, वेरिएबल प्रेशर था। यहाँ पे जो प्रेशर होगा, पहले हमारा P0 था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर P आएगा वो P0 से ज़्यादा होगा इनिशियल से। अब यहाँ था वेरिएबल वॉल्यूम के लिए, जहाँ पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हमारा कुछ हमने फीड किया, रिएक्शन के छोड़ा, 0 टाइम पे मैंने डाल दिया। अब रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन शुरू होते होते हमारा यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाता है, अभी कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर बढ़ने के कारण हम प्रेशर को कम करने के लिए मूवेबल पिस्टन लगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स इस पे प्रेशर लगाते हैं पिस्टन पे, ये ऊपर जाता है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में जाता है। इसके बाद हमारा जो ये मॉलिक्यूल्स हमारा इस पे फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ पिस्टन पे, ये फोर्स और ये जो हमारा वेट के कारण, इसका पिस्टन के वेट के कारण फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाता है। ये तो इस कंडीशन पे यहाँ पे जितना प्रेशर होगा वहाँ पे सेम इतना प्रेशर हो जाएगा एट टाइम T पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये पिस्टन मूव कर जाएगा, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एट टाइम T पे जो V होगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला आता है फ्लो रिएक्टर। फ्लो रिएक्टर के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एक बॉक्स है रिप्रेजेंटेशन रिएक्टर का किया गया, कोई फ्लो रिएक्टर है। यहाँ पे हमारा FA0 अंदर की तरफ इनलेट हो रहा है, V0 वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मोलर कंसंट्रेशन, ए कन्वर्जन इनिशियल
इनिशियल फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ ए। यहाँ पे FA0, V0, CA0 इन सब के बीच एक रिलेशन होता है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे FA0 का FA हो जाएगा, जैसे हम करते थे शुरुआत में, और सब रिएक्टर में FA की जगह पे CA0 लिखते थे, यहाँ पे CA आता था, तो CA का वैल्यू हम लिखते थे CA0 1 माइनस XA। XA क्या है? फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ ए है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं, CA की जगह FA लिखेंगे, FA इक्वल टू FA0 1 माइनस XA। यहाँ पे हम जानेंगे CA0, FA0, V0, V, XA, XA0, ठीक है, सबके बारे में। XA0 तो हमने बताया इनिशियल जो रहेगा वहाँ पे कन्वर्जन ज़ीरो होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं खुद बीचा होता है, तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ कन्वर्जन नहीं होता है का। लेकिन जब टाइम T बीतता है XA, तो वहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ए कुछ होता है वैल्यू, तो उसको हम बाद में निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर V से रिप्रेजेंट किया जाता है, लीटर में भी हो सकता है, ये लिक्विड मेज़र करने का किसी भी यूनिट में हो सकता है, लीटर, किलो लीटर, मिलीलीटर, किसी में भी डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन किस बेसिस पे, लैब बेसिस में हो रहा है या कमर्शियल बेसिस पे हो रहा है। V0 वॉल्यूमेट्रिक फीड रेट टू इंटरिंग टू द रिएक्टर। वॉल्यूमेट्रिक फीड रेट है, रेट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, वॉल्यूमेट्रिक मीन्स वॉल्यूम, तो ये होगा वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। CA0 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है, जिसको हम लिखते हैं मोल्स अपन वॉल्यूम, एक ए यूनिट है। FA0 मोलर फीड रेट है हमारा, रेट मीन्स मोलर फीड रेट मीन्स मोल्स, फीड रेट का मीन्स टाइम, रेट आ गया तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा, मोल्स अपन टाइम। ये इसलिए मैंने लिखा है कि इसको यहाँ पे एक चीज़ समझना होता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है V0, ये हमारा होता है वॉल्यूम अपन टाइम। तो हम जब यहाँ पे FA0 अपन CA0 करते हैं, FA0 अपन CA0, तो FA0 का यूनिट हमारा क्या है? FA0 मोल्स अपन टाइम, मोल्स अपन टाइम होल का डिवाइडेड बाई CA0 मीन्स मोल्स अपन वॉल्यूम, मोल्स अपन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मोल्स अपन टाइम इधर हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, वॉल्यूम अपन मोल्स, एक कट जाएगा तो वॉल्यूम अपन मोल्स, सॉरी वॉल्यूम अपन टाइम आ जाएगा, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फीड रेट होता है, ये आगे यूज होगा चल के, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब दो चीज़ और देखना है यहाँ पे, जैसे हमारा होता है कांस्टेंट डेंसिटी, कांस्टेंट डेंसिटी में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है हम V लेते हैं, लेकिन जब हमारा वेरिएबल डेंसिटी आ जाता है, वेरिएबल डेंसिटी के लिए जो V का वैल्यू होता है V0 1 प्लस ये XA हो जाता है, XA हमारा कन्वर्जन है, ये हमारा कांस्टेंट है एक, जिसको कन्वर्जन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक के साथ जोड़ते हैं, V0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओवरऑल में ये V0 हमारा वॉल्यूमेट्रिक फीड रेट है, वॉल्यूम पर टाइम यहाँ पे जो हमने निकाला, तो ये हमारा वेरिएबल डेंसिटी में होगा। तो जब हम परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालेंगे बैच रिएक्टर एज वेल एज फ्लो रिएक्टर के लिए, जैसे मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर हैं, तो वहाँ पे हम जब कांस्टेंट डेंसिटी के रूप में लेंगे तो V लेंगे, जब हम वेरिएबल डेंसिटी के लिए परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालेंगे तो वहाँ पे V के जगह V0 1 प्लस EA लिखेंगे। अब आते हैं तीन नए टॉपिक्स, ये पहला स्पेस टाइम, स्पेस वेलोसिटी, होल्डिंग टाइम और मीन रेसिडेंस टाइम। स्पेस वेलोसिटी टाउ, स्पेस टाइम टाउ, स्पेस टाइम है, टाइम का जो यूनिट होगा वो टाइम में होगा, या तो सेकेंड या मिनट या आवर में होगा, तीन में होगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे वो मैं नहीं बताऊँ, मैं एक लैंग्वेज में करके बताता हूँ इजी तरीके से। क्या स्पेस टाइम जब पूछेगा, इसको हम लिखेंगे स्पेस टाइम को टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर,
रिएक्टर का एक वॉल्यूम मीन्स 1 लीटर भी हो सकता है या 1 मीटर क्यूब, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें लेंगे। तो एक वॉल्यूम को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, वो स्पेस टाइम है। इसका यूनिट हमारा टाइम में आएगा, जैसे सेकेंड, मिनट या आवर कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमारा टर्म है स्पेस वेलोसिटी। स्पेस वेलोसिटी क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा टाइम। ये जो स्पेस वेलोसिटी है, यस, ये 1/टाउ होता है, इसका उल्टा। इसको लिखते कैसे, यहाँ पे था एक वॉल्यूम को रिएक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। अब यूनिट टाइम में इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम प्रोसेस्ड, कितना यूनिट वॉल्यूम प्रोसेस्ड हो रहा है यूनिट टाइम में, ठीक है। तो ये दोनों हो गया डिफिनीशन। अब इन दोनों के बारे में मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे ओपी गुप्ता जब जो लगा रहे होंगे, ओपी गुप्ता में क्वेश्चन आते होंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आते होंगे जैसे हमारा स्पेस टाइम क्या होता है। अगर 5 आवर इनवर्स में दिया है, कुछ 5 आवर इनवर्स दिया है, तो इसका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए 5 आवर इनवर्स दिया हमारा स्पेस वेलोसिटी क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ आवर इनवर्स है। आवर इनवर्स का टाउ का वैल्यू जो आता है वो हमारा यूनिट है, उसका आवर में आता है, ठीक है। आवर आएगा या मिनट आएगा, तो इसका उल्टा आवर इनवर्स या मिनट इनवर्स करके होगा। ये स्पेस वेलोसिटी हमारा यस का वैल्यू दिया। इसका मतलब अगर पूछे तो क्या होगा, तो यहाँ पे दिया नंबर ऑफ वॉल्यूम प्रोसेस्ड इन यूनिट टाइम, कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वॉल्यूम प्रोसेस इन यूनिट टाइम। तो यहाँ 5 आवर इनवर्स दिया है, तो यहाँ पे स्पेस वेलोसिटी दिया है 5 आवर इनवर्स, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 5 यूनिट जो वॉल्यूम हो रहा है, 5 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो यूनिट टाइम में हो रहा है, आवर इनवर्स पर आवर में प्रोसेस हो रहा है, तो इसका स्पेस वेलोसिटी इस तरह से कहेंगे। अगर केवल आवर में दे देता है तो हम क्या बोलते हैं, आवर में देता है तो हमारा ये टाउ का वैल्यू होता है, क्योंकि टाउ का वैल्यू आवर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो स्पेस टाइम है, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस, तो मतलब 5 आवर में 1 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर जो हो रहा है प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये 5 यूनिट वॉल्यूम 1 आवर में हो रहा है, ठीक है। तो यही दिया टाइम रिक्वायर्ड, तो 5 घंटे में 1 यूनिट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जब 5 आवर इनवर्स दिया था तो यहाँ पे 5 वॉल्यूम हो जा रहा था। तो इन दोनों में ये सिंपल सा डिफरेंस आता है। और तीसरा हमारा आता है होल्डिंग टाइम या मीन रेसिडेंस टाइम। ये हमारा, इसको जनरली होता क्या है कि जो हमारा कोई भी रिएक्टेंट हम डाल दिए हैं रिएक्टर में, तो वो कितना टाइम तक उस रिएक्टर में रह रहा है, उसी को हम होल्डिंग टाइम या रेसिडेंस टाइम बोलते हैं। इसको हम टी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल्डिंग टाइम क्या है, कितना टाइम तक रिएक्टर रहा है, या एवरेज टाइम, जो कि मतलब कोई भी मटेरियल पूरा रिएक्टर में बाहर निकलने से पहले स्पेंड कर रहा है, ये हो गया होल्डिंग टाइम या मीन रेसिडेंस टाइम। जो हमारा बैच रिएक्टर है उसके लिए हम परफॉर्मेंस इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे। ये ऊपर का नहीं है, नीचे का है। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल बैलेंस लिखते थे वो इनलेट इक्वल टू आउटलेट डिस्पेरेंस एक्यूमुलेशन। तो हमारा जब बैच रिएक्टर है आइडियल है, तो वहाँ पे हमारा न इनलेट होगा कुछ, न आउटलेट होगा, केवल डिस्पेरेंस और एक्यूमुलेशन होगा। तो माइनस में जो डिस अपीयरेंस है माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू एक्यूमुलेशन, डिस्पेरेंस इक्वल टू एक्यूमुलेशन माइनस में। अब जो डिस्पेरेंस है ये कितना आएगा और एक्यूमुलेशन कितना आएगा। डिस्पेरेंस जो होता है वो हम जो निकालते थे पहले, वो हम माइनस आर ए इक्वल टू लेते थे, माइनस टी सी ए बाई टी टी इक्वल टू के सी ए के पावर एन, जो भी हमारा ऑर्डर रहता था। तो यहाँ पे हम एन ए अगर लिखते हैं यहाँ पे तो 1/v लिखते थे यहाँ पे। तो हमारा जब पर यूनिट वॉल्यूम रहता था तो हम v से डिवाइड करते थे, है ना। जो रेट हम निकालते थे वो हमारा होता था मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम अगर v वॉल्यूम के लिए निकालें, जैसे हमारा रिएक्शन हो रहा है बैच रिएक्टर, तो वॉल्यूम वहाँ पे दिया रहेगा, मान लीजिए v वॉल्यूम, तो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यहाँ रहता था माइनस आर ए, केवल माइनस आर ए हम जो लिखते थे वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए लिखते थे। अब v वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो v वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, अब जो एक्यूमुलेशन होगा मीन्स बचा हुआ। अब जैसे हम लिखते थे कोई भी रिएक्शन ए से
प्रोडक्ट बना रहा है। तो हमारा शुरुआत में जब टाइम 0 रहता था तो यहाँ पे हमारा CA 0 रहता था, ये हमारा 0 बनता था। अब जब टाइम हमारा T होता था, हम मानते थे x से इसका कन्वर्जन हो जाता था, फ्रैक्शनल कन्वर्जन हमारा x से ही होता था। तो यहाँ पे जो बचता था वो CA बचता था, इसका वैल्यू CA 0 1 माइनस एक्स ए होता था, या इसको और ब्रीफ में लिखते थे CA 0 माइनस CA 0 एक्स ए। CA 0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता था, CA 0 एक्स ए जो हमारा होता था ये प्रोडक्ट बन जाता था, हमारा बचता था केवल CA। तो हमारा जो एकोमुलेशन होगा वो हमारा CA होगा, और रेट अगर रेट ऑफ एकोमुलेशन लिखता है तो dCA/dt हम कर देते थे। ये रेट हमारा है इन V वॉल्यूम के लिए, और हमारा जो dCA/dt है हमारा ये रेट है बचा हुआ, जो हमारा एकोमुलेशन का रेट है, कितना रेट से बच रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो CA ले रहे हैं, यहाँ पे भी NA भी लिख सकते हैं, या मोल पर लीटर लिखें, या हम केवल मोल्स लिखें NA तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बुक में दिया है हर जगह दिया वहाँ पे NA के रूप में ही लिया है। NA 0 1 माइनस एक्स ए, NA 0 माइनस NA 0 एक्स ए, ये दिया, हम लोग भी यही लेके चलेंगे NA 0 एक्स ए। अब इसके बाद हमारा ये एक इक्वेशन बन जाता माइनस RA इंटू V इक्वल टू dNA/dt। ये हमारा रेट ऑफ डिस्पेरियंस है इन वॉल्यूम V, फॉर वॉल्यूम V। और जो NA हमारा है बचा हुआ रहता था मोल, और पर यूनिट टाइम हम रेट निकालनी है कितना मोल पर यूनिट टाइम बचता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल में हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं, जैसे dNA/dt को हम थोड़ा और चेंज करते हैं, ये XA टर्म में निकालते हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन के टर्म में। तो हम NA को लिखते हैं NA 0 माइनस NA 0 XA। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो NA 0 कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल जितना हमने डाला मोल्स उतना ही रहेगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसका NA 0 कांस्टेंट है, XA का dXA/dt हो जाएगा, तो ये इसका 0 हो जाएगा, 0 लिखे, माइनस NA 0 कांस्टेंट है, XA का dXA/dt हो जाएगा, माइनस RA इंटू V, इतना आ गया। अब इसके आगे वाले टर्म में हम dt और dXA को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपान, या dt को एक तरफ रखते हैं, बाकी NA 0 माइनस में है, माइनस को यहाँ पे हम करते हैं, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, दोनों ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा। जो ये माइनस था यहाँ पे माइनस छूट गया था, माइनस RA इंटू V था, माइनस बाहर से प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस NA 0 dXA/dt, dXA/dt इधर आ गया, V इधर आया, RA इधर आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं, dt इक्वल टू NA 0, इसको लिमिट में लेते हैं दोनों तरफ को, dXA अपान, ये माइनस को RA के साथ ले लेते हैं, RA इंटू V, मैं बताऊंगा क्यों दोनों साथ में लिए। यहाँ पे जब 0 टाइम था तो 0 कन्वर्जन था, जहाँ पे T टाइम हुआ तो हमारा कन्वर्जन XA हो गया। तो ये हमारा लास्ट में इक्वेशन बचता है, ये हमारा लास्ट में जो इक्वेशन है ये आ गया। माइनस RA इसलिए लिए क्योंकि डिस्पेरियंस जो लिखते हैं तो हमेशा हम माइनस RA इक्वल टू dCA/dt माइनस में इक्वल टू KCA लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस रख दिया, ताकि यहाँ पे जब वैल्यू रखे तो माइनस प्लस का कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dt को 0 से t के बीच में, तो ये वैल्यू dt आ जाएगा, t आ जाएगा, ये वैल्यू केवल t आ जाएगा। यहाँ पे NA 0 रहेगा, 0 टू XA dXA माइनस RA इंटू V, एक इक्वेशन हो गया, ये आ गया। CA में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है। तो ये आ गया एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अभी दूसरा इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, कांस्टेंट डेंसिटी ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट डेंसिटी के लिए ये है ना, ये V का V है तो कांस्टेंट डेंसिटी, अगर हम V के जगह पे V0 1 प्लस EA/XA रख देंगे तो ये वेरिएबल डेंसिटी के लिए हो जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया था या बीच में बताया था, V का वैल्यू V0 1 प्लस EA इंटू XA होता है, ये हमारा वेरिएबल वॉल्यूम के होता है।
तो यहाँ पे टी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं दोनों के लिए, एन ए ज़ीरो, जीरो टू एक्स ए डी एक्स ए माइनस आर ए को माइनस आर ए लिखेंगे, वी को लिखेंगे वी ज़ीरो वन प्लस ई ए एक्स ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वी ए वी ज़ीरो है इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये टी का वैल्यू आ जाएगा, ये एन ए ज़ीरो बाई वी ज़ीरो सी ए ज़ीरो, जीरो टू एक्स ए डी एक्स ए डिवाइडेड बाई माइनस आर ए वन प्लस ई ए एक्स ए, ये वैल्यू आ जाएगा लास्ट में। ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए या कांस्टेंट डेंसिटी के लिए, ये हमारा वेरिएबल डेंसिटी या वेरिएबल वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन आ गए। अब हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों का परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालना है, तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का हम पहले निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए माइनस आर ए का वैल्यू क्या होता है, माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल टू के सी ए। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे टी का वैल्यू आ जाएगा एन ए ज़ीरो, जीरो टू एक्स ए डी एक्स ए डिवाइडेड बाई माइनस आर ए का वैल्यू के सी ए आएगा। ठीक है, वी का वैल्यू वी ही रहेगा, हम बाहर निकाल लेते हैं। वी का वैल्यू वी ज़ीरो हो जाएगा, इसका टोटल का वैल्यू, इसका वैल्यू ई ए का वैल्यू ज़ीरो होता है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो ई ए का वैल्यू हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गया तो टोटल वैल्यू ज़ीरो, तो वी का वैल्यू हमारा वी ज़ीरो को बराबर हो जाता है। ये भी अगर जनरल इक्वेशन माने यहाँ पे ई ए का वैल्यू हम ज़ीरो रख दें और तो हमारा ये इक्वेशन सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ई ए का वैल्यू जीरो होता है, जैसे हम लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो यहाँ पे ई ए का वैल्यू जीरो रखेंगे। वेरिएबल डेंसिटी या वेरिएबल वॉल्यूम के रखेंगे तो ई ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया इतना। अब यहाँ पे डी एक्स ए है, यहाँ पे सी ए है, इसको हम चेंज कर सकते हैं डी एक्स ए को। जैसे सी ए का वैल्यू हमारा होता है सी ए ज़ीरो माइनस सी ए ज़ीरो एक्स ए होता है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी सी ए इधर आ जाएगा, सी ए ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस सी ए ज़ीरो कांस्टेंट डी एक्स ए का सॉरी एक्स ए का डी एक्स ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वी जो था, यहाँ पे ये वी था, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ का वी को वी ज़ीरो लिख सकते हैं, वी का वैल्यू वी ज़ीरो का बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वी ज़ीरो ले आएंगे तो यहाँ पे सी ए ज़ीरो हो जाएगा, सी ए ज़ीरो डी एक्स ए, सी ए ज़ीरो डी एक्स ए का वैल्यू माइनस डी ए होगा, डी सी ए, टी का वैल्यू क्या होगा। अब इसको और इसको हटा के हम सीधे क्या ले सकते हैं, डी सी ए माइनस में। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, के सी ए का वैल्यू छोड़ देते हैं। अब जब जीरो था तो जीरो टाइम पे हम जो कंसंट्रेशन टोटल दिए थे वो सी ए ज़ीरो, टी टाइम बाद हमारा सी ए केवल बचा था, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। यहाँ पे जो हमारा एन ए बचता है या सी ए बचता है, सेम उसी तरह यहाँ पे हमारा आगे देखते हैं क्या होता है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे करें टी इंटू के को हम बाहर निकालें, टी इंटू के हो गया, वन अपन सी ए का माइनस से बाहर रखते हैं, वन अपन सी ए का एल एन सी ए हो जाएगा, सी ए ज़ीरो से सी ए। अब हमारा टी इंटू के का वैल्यू जो आएगा माइनस में एल एन सी ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सी ए ज़ीरो, एल एन सी ए अपन माइनस एल एन सी ए ज़ीरो, ये एल एन सी ए अपन सी ए ज़ीरो आ जाएगा। तो अभी देख रहे हैं कि जो ये इक्वेशन आया है बैच रिएक्टर में जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकाले थे उसके लिए भी ये सेम यही आया था। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। वेरिएबल के लिए भी यहाँ पे निकालेंगे, माइनस आर ए का वैल्यू के सी ए रखेंगे। जो तीन इक्वेशन आ गए मैंने इनको अलग से लिख लिया, टी अपान एन ए ज़ीरो जो यहाँ पे था इधर ले लिया, डी एक्स ए माइनस आर ए इंटू वी, ये जनरल इक्वेशन हो गया। वी के जगह पे वी ज़ीरो जब रखेंगे, केवल वी ज़ीरो, तो कांस्टेंट डेंसिटी के लिए होगा। यहाँ पे वी ज़ीरो जब बाहर आएगा तो एन ए ज़ीरो अपान वी ज़ीरो सी ए ज़ीरो हो जाएगा, ए आ जाएगा। कांस्टेंट डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी या चेंजिंग डेंसिटी के लिए यहाँ वी ज़ीरो वन प्लस ए एक्स ए, तो यहाँ पे एन ए ज़ीरो था, एन ए ज़ीरो अपान ए वी ज़ीरो, सी ए ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा चेंजिंग डेंसिटी। अब तीनों के लिए ग्राफ है सिंपल, मैं बना देता हूँ तीनों के लिए। ये एक्स ए का हमारा एक्सिस रहेगा, ये हमारा रहेगा माइनस वन अपान आर ए का। हम इस इक्वेशन के लिए बना रहे हैं, जनरल इक्वेशन के लिए। ये हमारा जो आता है ग्राफ इस तरह से करके आता है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्स ए आता है। हमारा जो एरिया होगा ये टी अपान ये वन अपान माइनस आर ए, यहाँ पे जो आ रहा है ना
वो ये वाला है। और इसमें जब ग्राफ खींचेंगे तो पैराबोलिक होगा या एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं हम। टी अपन एन ए जीरो जो होगा, इसका ये जो एरिया होगा, एरिया टी अपन एन ए जीरो आएगा। सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए जब हम बनाएंगे, यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। ये एक्स ए होगा, ये हमारा -1/r होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जब यहाँ पे लेके आएंगे इस वाले के लिए, तो यहाँ अपन टी अपन सी ए जीरो इसका एरिया आएगा। यहाँ पे एन ए जीरो था, यहाँ पे सी ए जीरो आएगा। ये थोड़ा सा और शार्प हो जाता है ऐसे करके, ये एक्स ए होगा और ये जो एरिया आएगा टोटल टी अपन सी ए जीरो आता है। और तीसरा जो ये वेरिएबल इसके लिए है, जैसे ये उल्टा हो जाता है इसका, एक्स ए, ये एक्सिस है हमारा, सॉरी यहाँ पे सब सी ए जीरो के रूप में करते हैं। जैसे नहीं, बस इतना ही करना था, इसको नहीं बनाना था ये तीसरे के लिए, क्योंकि इसका थोड़ा 1 + ये एक्स है, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जा रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 के लिए कर दिया, बस इतना ही। इसमें हमको परफॉर्मेंस इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना था, हमने निकाला था। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर के लिए -RA का वैल्यू रख के हमने जो यहाँ पे निकाला फर्स्ट ऑर्डर के टी के इक्वल टू -ln CA/CA0, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना था। अगर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा के सिलेबस में वो है नहीं। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये जो RA का वैल्यू KCA² रखेंगे, KCA², उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और वेरिएबल वॉल्यूम के लिए हम भी वेरिएबल वॉल्यूम या चेंजिंग डेंसिटी के लिए भी हम यहाँ पे कर सकते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल इंटीग्रेशन करके हम कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। और बाकी 2 जो बचते हैं टॉपिक, जिसका डिज़ाइन इक्वेशन निकालना प्लग फ्लो और मिक्स फ्लो के लिए, इन दोनों का मैं नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगा, क्योंकि ये वीडियो ही बहुत बड़ा हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।